हेलो बेटा। यस, ये मेरे साथ डेरिवेशन सीरीज को अपने आगे बढ़ाते हैं और आज का टॉपिक लेते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये भी एक बड़ा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके कई बार तो कंप्लीट लिया जाता है एग्जाम में, कई बार इसके पार्ट्स पूछे जाते हैं और कई बार न्यूमेरिकल बेसिस पे भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। तो बेटा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से पहले हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा था और सिंपल माइक्रोस्कोप का जो मैग्नीफाइंग पावर होता है वो टिल टू 9 होता है, 9 तक होता है। अगर आप एक लेंस को यूज करते हो तो एक सुफिशियंट मैग्नीफाइंग पावर है, दैट इज 9। अगर 9 से ज़्यादा चाहिए आपको, देन वी यूज द कंपाउंडिंग इफेक्ट ऑफ द टू लेंसेज। तब हम क्या करते हैं, दो लेंसों का कंपाउंडिंग इफेक्ट पढ़ते हैं और दो लेंसों का कंपाउंडिंग इफेक्ट से जो एक माइक्रोस्कोप डिजाइन किया गया, दैट माइक्रोस्कोप इज नोन एज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा सूक्ष्मदर्शी होता है जिसमें दो लेंसों का प्रभाव होता है, जिनमें एक लेंस क्या करेगा, किसी एक लेंस के द्वारा दूसरे लेंस के द्वारा, जिसके अंदर दो लेंस होंगे, जिसमें एक लेंस क्या करेगा, कोई दूसरा जो लेंस है उसने जो इमेज बनाई है उस इमेज को मैग्नीफाइड करेगा। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज डिजाइंड फॉर कंपाउंडिंग इफेक्ट ऑफ द लेंसेज। वन लेंस इज मैग्नीफाइड द इमेज दैट फॉर्मड बाय द अनोदर लेंस। एक लेंस क्या करेगा, मैग्नीफाइड करेगा इमेज की जो किसी दूसरे लेंस ने बनाई है। ऐसे जो कंपाउंडिंग इफेक्ट आएगा उसे हम कहेंगे संयुक्त। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में बेटा दो लेंस होंगे। तो एक बार इसकी सिंपल जानकारी ले लेते हैं हम। वो दो लेंस कौन कौन से होंगे। एक जो ऑब्जेक्ट की तरफ होगा या स्पेसिमेन की तरफ होगा, बिंब की तरफ होगा, दैट इज नोन एज ऑब्जेक्टिव लेंस। जो वस्तु की तरफ होता है या बिंब की तरफ होता है उसे ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। हिंदी में इसे कहेंगे अभिदर्शक लेंस। अभिदर्शक लेंस, इसे हम सिंपली सिंबल देंगे LO। और सेकंड हम पढ़ेंगे आईपीस। आईपीस या ओकुलर लेंस, इसे कहेंगे हम अभिनेत्र लेंस। नेत्र लेंस। अभिनेत्र लेंस का जो सिंबल देंगे वो हम सिंबल देंगे इसका LE। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बेटा दो लेंस होंगे। एक लेंस तो होगा वस्तु की तरफ, तो उसे कहेंगे अभिदर्शक लेंस। और एक लेंस होगा आंख के नजदीक, तो उसे कहेंगे हम अभिनेत्र लेंस। एक ऑब्जेक्टिव लेंस होगा और दूसरा आईपीस होगा। आईपीस को कई बार हम ओकुलर भी बोलते हैं। ये इसमें भी हम क्या करेंगे, एक छोटे ऑब्जेक्ट को देखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, उसका एपरेचर कहूं या द्वारक कहूं वो छोटा होगा, इसकी फोकल लेंथ स्मॉल होगी। और इसका जो द्वारक होगा, एपरेचर होगा या साइज जो होगा वो बड़ा होगा। इसमें ये लेंस छोटे साइज का होगा और ये लेंस बड़े साइज का होगा। सबसे पहले इसके रे डायग्राम पे चलते हैं। और लेंस हमारे पास दो हैं। ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया। हमें फाइनल इमेज कैसी लेनी है, तो हमें फाइनल इमेज लेनी है वर्चुअल, आभासी। लेकिन पहला कैसी देगा, अगर पहले ने भी वर्चुअल दे दी और सेकंड भी वर्चुअल दे दी, तो वर्चुअल इमेज में लाइट सिम्स टू बी मीट। तो पहली भी थोड़ी सी धुंधली हो जाएगी, दूसरी थोड़ी धुंधली हो जाएगी, तो जो फाइनल इमेज है वो ज़्यादा ब्लर हो जाएगी। तो इसलिए फर्स्ट वाले से हम जो इमेज लेंगे वो रियल लेंगे और दूसरे वाले से जो लेंगे इमेज वो हम वर्चुअल लेंगे। तो फाइनल इमेज हमारे पास वर्चुअल आएगी। तो जब मैं डायग्राम कंप्लीट कर दूंगा तो उसमें 1 बाय 1 आपका क्लियर हो जाएगा। तो मैं फर्स्ट की बात करूं तो फर्स्ट के लिए, फर्स्ट हमारा कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स है सर, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में बेटा एफ से इधर रखोगे तो ये इमेज रियल देगा। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, ये ऑब्जेक्ट है हमारा AB। ये दो रे ले ली मैंने।
एक तो गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के समांतर, और दूसरी इसके ऑप्टिकल सेंटर पे आई, दूसरी इसके ऑप्टिकल सेंटर पे आई। तो बेटा ये इमेज तो कहाँ से होगी, इसके फोकस से पास होगी, और ये बिना विचलित हुए सीधी गुजर जाएगी। ये तो प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल हो गई, और ये इसके ऑप्टिकल सेंटर पे आ रही, तो ये तो एकदम सीधे रास्ते पे चली जाएगी, और ये इसके फोकस से पास होगी। ये इसके फोकस, इस लेंस का इधर फर्स्ट फोकस होगा और इधर होगा सेकंड फोकस। तो दिस पॉइंट इज सेकंड फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसका ये सेकंड फोकस है, और यहाँ दोनों मिली हैं, तो बेटा यहाँ क्या बनेगी, तो आप कहोगे सर यहाँ इमेज बनेगी। ये इमेज बन गई है, इमेज बनी हमारी ए डैश बी डैश। ये ऑब्जेक्टिव लेंस ने इमेज बनाई ए डैश बी डैश। तो मैं इस इमेज की बात करूं कि फर्स्ट वाले ने जो इमेज बनाई है उसकी प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज विच फॉर्मड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। अभिदर्शक के द्वारा अभिदर्शक के द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण, प्रतिबिंब के गुण। तो इसे हम देख करके ही बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। एक तो यहाँ रियलिटी में रेज ने इंटरसेक्ट किया, एक दूसरे को काटा है, मीट भी है यहाँ, तो इसका मतलब ये वास्तविक है। तो सर पहला तो आप इसकी लिख दो कि इमेज कैसी है, रियल है सर, वास्तविक है। और सेकंड, इसकी रिस्पेक्ट में ये उल्टा है, ये मुख्य अक्ष से ऊपर थी तो ये मुख्य अक्ष से नीचे आई है। तो सेकंड में क्या लिखूंगा बेटा, वर्च रियल आ गई तो इन्वर्टेड लिखूंगा, उल्टा है, इन्वर्टेड लिखो सर। यानी हिंदी में लिखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा, किसके सापेक्ष, बिंब के सापेक्ष, विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। और थर्ड, इसकी कंपेयर में ये क्या करेगा, इसको मैग्नीफाइड करेगा, बड़ी बनेगी। तो मैं लिखूंगा मैग्नीफाइड, लार्ज लिख सकते हो, आवर्धित लिख सकते हो, आवर्धित। ये केवल पहले लेंस के द्वारा बनी इमेज की प्रॉपर्टीज है, और फर्स्ट लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। तो मैं ये लगाऊंगा, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है उसको u से लिखते हैं, तो इसके लिए ये हो गया u फॉर ऑब्जेक्टिव, और ये डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। तो यहाँ से यहाँ तक की o से b डैश तक की जो दूरी है वो हो जाएगी vo, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये है इसकी फोकल लेंथ। ये इसका कौन सा फोकस है, तो दिस इज सेकंड फोकस फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस का 2 नंबर फोकस है, सेकंड फोकस। फर्स्ट के द्वारा बनी हुई जो इमेज है वो सेकंड के लिए वर्क एज ए या एक्ट एज ए ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। सेकंड लेंस का साइड डिसाइड करने के लिए ये रे जा करके उससे टकरानी चाहिए। ये बैलेंस बनाएं आप, जितना नीचे लें उतना का उतना ऊपर ले लें। तो ये हमारा अभिनेत्र लेंस हो गया, आईपीस, बड़े द्वारक का। पहले का साइज छोटा और सेकंड का साइज बड़ा। ये रे इंसिडेंट हो रही है, ये आ किससे रही है सर, ये ए डैश बी डैश से आ रही है। यानी इस लेंस के लिए ये हमारा था ऑब्जेक्टिव लेंस और ये हमारा है आईपीस। तो ए डैश बी डैश वर्क एज ए
ऑब्जेक्ट फॉर द आईपीस, आईपीस के लिए बिंब की तरह कार्य कर रहा है, यानी आईपीस तो केवल इसी को देखेगा ना, तो ये ए डैश बी डैश से चलने वाली रेज होगी, और एक इसके यहां से ले इसके ऑप्टिक सेंटर पर। अब इनके लिए रूल लगा देंगे हम। जो ऑप्टिक सेंटर पे आई है उस पर तो कुछ सोचना ही नहीं है, जो ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट होती है वो बिना डेविएट हुए, हाँ, सीधे रास्ते पे चली जाती है, विदाउट एनी डेविएशन प्रोपोगेट ऑन ए स्टेट पाथ, सीधे रास्ते पे चली जाएगी। तो ये तो चली गई सीधे रास्ते पे। और अब आप पे डिपेंड करता कि आप फाइनल इमेज कहाँ लेना चाहते हो। प्रीवियस टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि इमेज दो कंडीशन में लेते हैं हम, एक तो लेते हैं अनंत पर, इनफिनिटी पर, और दूसरा लेते हैं हम स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी डी पर। यानी एक तो लेते हैं एट इनफिनिटी और दूसरी लेते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट में डी एट 25 सेंटीमीटर एट द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट। तो उनके लिए आपको क्या सावधानी रखनी होती है, यदि आपको इनफिनिटी पे बनानी है तो इन दोनों को पैरेलल कर दो, और यदि आपको डी पे बनानी है तो इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप रख दो। ये इनफिनिटी पे कब देगा, जब ये ए डैश बी डैश है वो इसके फोकस पर होगा, और इसका ये कौन सा फोकस हो जाएगा, इसका ये फर्स्ट फोकस हो जाएगा, ये इसका फर्स्ट फोकस। अब मेरी बात को गौर से सुने, यदि पहले लेंस के द्वारा बनी हुई इमेज दूसरे लेंस के फर्स्ट फोकस पे बनती है, तो दूसरा लेंस क्या करेगा, फोकस पे मिला ऑब्जेक्ट तो इसकी फाइनल इमेज हमें कहाँ दे देगा, इनफिनिटी पे दे देगा, अनंत पे दे देगा। ये इमेज, और यहां हम आई लगा दें। आगे रेज पैरेलल है तो इनफिनिटी पे मिलेंगी, तो इनको बैक साइड यदि हम इंक्रीज करें, पीछे की तरफ बढ़ाएं, तो पीछे भी ये पैरेलल हैं, तो कहाँ मिलती भी प्रतीत होगी, सिम्स टू मीट एट इनफिनिटी, ये हमें लगेगी कि इनफिनिटी पे मिल रही है, तो ये इमेज आएगी। सिम्स टू बी मीट, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इसका मतलब इमेज तो कैसी आनी है भैया, इमेज सर वर्चुअल आएगी, ए डबल डैश और बी डबल डैश। तो प्रॉपर्टी ऑफ इमेज विच फॉर्मेड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस लिखी थी, तो ऑब्जेक्टिव लेंस ने किसको देखा था, ए बी को देखा था, और क्या बनाया था, ए डैश बी डैश। अब मैं इस लेंस की बात करूंगा, इस लेंस ने किसको देखा, ए डैश बी डैश को देखा, बनाया क्या, ए डबल डैश बी डबल डैश। तो मैं इधर लिखूंगा सेम लाइन, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, इमेज विच फॉर्मड बाई आईपीस, बिल्कुल बोला जा सकता है, ओकुलर लेंस बोल सकते हो, आईपीस बोल सकते हो, आई लेंस बोल सकते हो। तो ये है अभिनेत्र लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण, प्रतिबिंब के। अब आपको इससे इसको कंपेयर करना, इसने किसको देखा, ए डैश बी डैश इसके लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, और इसने ए डैश बी डैश को देखा और बना के क्या दिया हमें, ए डबल डैश और बी डबल डैश। तो इसकी प्रॉपर्टी लिखते वक्त इसके साथ कंपेयर करना है। पहली बात तो सिम्स टू बी मीट, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो मैं क्या लिखूंगा, सर आप वर्चुअल लिखोगे, बिल्कुल बेटा वर्चुअल लिखूंगा, सही सोच रहे हैं आप, वर्चुअल यानी आभासी। इसने प्रिंसिपल एक्सेस से नीचे ही देखा और नीचे ही बना दिया, तो इसकी कंपेयर में तो ये कैसी है, इरेक्ट है सर, सीधी है। तो मैं इमेज कैसी लिखूंगा, इरेक्ट, सीधी। और इसकी कंपेयर में तो खूब सारी बड़ी है, तो इनलार्जेड लिख दूंगा या मैग्नीफाइड लिख दूंगा, तो मैग्नीफाइड यानी आवर्धित। तो आपका ए बी था ऑब्जेक्ट, पहले इसने मैग्नीफाइड किया और इसको इसने मैग्नीफाइड कर दिया, इसका मतलब ये दो बार मैग्नीफाइड होगी, एक बार इसने कर दिया और एक बार इसने कर दिया, तभी तो हम बोलते हैं कि इसमें कंपाउंडिंग इफेक्ट पड़ा जाता है, इसमें कंपाउंडिंग इफेक्ट पड़ा जाता है, दो लेंसों का संयुक्त प्रभाव पड़ा जाता है। बेटा ये तो इसकी प्रॉपर्टी होगी, ये इसकी प्रॉपर्टी होगी, लेकिन एग्जाम में क्या होता है, कई बार पूछते हैं और मोस्ट ऑफ केसेस में पूछते हैं
कि राइट द प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज विच फॉर्मेड बाय द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप ने बनाई है उसकी प्रॉपर्टी लिखें आप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप कौन सा है सर? देखें मेरे साथ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है बेटा ये वाला कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या पहला है? ना। क्या दूसरा लेंस है? ना। क्या दोनों मिलकर के कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना रहे हैं? तो आप कहोगे सर यस, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप नहीं है, ये नहीं है, दोनों ने मिलकर के जो काम किया दैट इज द नोन एज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ए माइक्रोस्कोप इज डिजाइंड फॉर द कंपाउंडिंग इफेक्ट, दैट इज नोन एज द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एक माइक्रोस्कोप जो डिजाइन किया जाता है दो लेंसों के संयुक्त प्रभाव के लिए, उसे हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। तो इसने, इस सिस्टम ने जो मैंने रेड कलर से डिजाइन किया, इन दोनों ने मिलकर के किसको देखा? ए बी को देखा। बनाया क्या? ए डैश बी डैश। अगर मैं इधर एडिंग डालूं कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा, सूक्ष्मदर्शी द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण, बने प्रतिबिंब के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज विच फॉर्मेड बाई, विच फॉर्मेड बाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो बेटा देखें, यानी फाइनल इमेज की बात चल रही है, इसकी इसके साथ कंपेयर करनी है। यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप ने ए बी को देखा और बनाया क्या? ए डबल डैश बी डबल डैश। तो ए डबल डैश बी डबल डैश कैसा है? तो आप कहोगे सर ये तो वर्चुअल है। बिल्कुल सही कह रहे हो, ये वर्चुअल है, यानी आभासी है। सीधा है या उल्टा है? तो इसने इसको देखा, इसको बनाया, यानी ए डबल डैश बी डबल डैश इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू द ए बी। ए बी की तुलना में ये कैसा है? उल्टा है। तो मैं इसे लिखूंगा इन्वर्टेड, उल्टा। और नंबर थर्ड, हाईली मैग्नीफाइड। इसकी कंपेयर में तो बहुत ज्यादा बड़ा है ये, बहुत आवर्धित, हाईली मैग्नीफाइड, आवर्धित। बेटा ये इसका हमने जनरल स्टडी किया, हमने ये जनरल स्टडी किया कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप ने जो बनाया वो बनाया वर्चुअल, बनाया इन्वर्टेड, बनाया और हाईली मैग्नीफाइड बनाया। तो इसकी स्ट्रक्चर के बारे में कई बार इसकी स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं, रे डायग्राम पूछ लेते हैं, लेकिन इसका दूसरा पोर्शन है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरे पोर्शन में इसका पूछते हैं मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला। फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला निकालो। तो बेटा मैग्नीफाइड पावर का फॉर्मूला जब हम निकालेंगे तो मैग्नीफाइड पावर इसका और इसका दोनों का लेंगे। हमने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में ये पढ़ा था, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में हमने ये पढ़ा था कि अगर दो लेंस होते हैं आपके पास तो जो नेट मैग्नीफाइंग पावर आता है वो आता है M1 इंटू M2। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इस डायग्राम की भी हम हेल्प लेंगे। मैं लिखूंगा M1 इंटू M2। M1 कौन सा था? तो आप कहोगे सर M1 था ऑब्जेक्टिव, तो मैं इधर ले आऊंगा मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस और मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस। ये हमारे पास मेन इक्वेशन हो गया। इस इक्वेशन में क्या करेंगे, हम पहले MO को निकाल देंगे, फिर ME को निकाल देंगे, फिर इसमें पुट कर देंगे। तो फर्स्ट आई कैलकुलेट हेयर MO, यानी अभिदर्शक लेंस की आवर्धन क्षमता। अभिदर्शक लेंस की आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस।
इसकी मैग्नीफाइंग पावर से पहले मैं आपको दो डेफिनेशन दिखाऊंगा। वो दो डेफिनेशन देखो कौन कौन सी सीखेंगे आप। यहां से भी एक छोटा क्वेश्चन आ सकता है आपके। ये फर्स्ट वाले का सेकंड फोकस पॉइंट है और ये सेकंड वाले का फर्स्ट फोकस पॉइंट है। दिस इज सेकंड फोकल पॉइंट फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड इट इज द फर्स्ट फोकस पॉइंट ऑफ द आईपीस। इन दोनों के बीच का जो ये गैप होता है जिसको मैं येलो कलर से शो कर रहा हूं, ये इसे बोलते हैं ट्यूब लेंथ। इट इज नोन एज ट्यूब लेंथ। डेफिनेशन क्या होगा? सेपरेशन या डिस्टेंस बिटवीन द सेकंड फोकल ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड फर्स्ट फोकल ऑफ आईपीस इज नोन एज ट्यूब लेंथ। सेकंड, इसकी हिंदी में डेफिनेशन कहें तो अभिदर्शक लेंस के द्वितीय फोकस और अभिनेत्र लेंस के प्रथम फोकस के बीच की जो दूरी होती है दैट इज नोन एज ट्यूब लेंथ। उसे हम ट्यूब लेंथ कहते हैं। और ट्यूब लेंथ को बेटा एल से लिखते हैं। ट्यूब लेंथ को किससे लिखते हैं? एल से। इट इज रिटन बाई एल। एल से लिखा जाता है। यहां से यहां तक की है ये ट्यूब लेंथ है। और इन दोनों के जो ऑप्टिकल सेंटरों के बीच की दूरी है, ये है ऑप्टिकल सेंटरों के बीच की दूरी, ओ और ए के बीच की दूरी, जिसको मैं रेड कलर से डिजाइन कर रहा हूं। ये रेड वाली लाइन, ये यहां से यहां तक की, इट इज नोन एज सेपरेशन बिटवीन द लेंसेज। ये लेंसों के बीच का पृथक्करण कहलाता है, क्योंकि दोनों लेंसों के बीच में तो रियलिटी में तो दूरी यही है। तो सर क्या क्या नाम लिया आपने? बेटा ये तो ट्यूब लेंथ है, नलिका की लंबाई है, जबकि ओ और ई के बीच का जो सेपरेशन है दैट इज नोन एज सेपरेशन बिटवीन द लेंसेज, या लेंसों के बीच का पृथक्करण। ओके, तो मेरे को इसका मैग्नीफाइंग पावर निकालना है। इसका मैग्नीफाइंग पावर निकालना है तो मैं देखो ट्राइएंगल कौन कौन से ले रहा हूं। मैं एक तो ट्राइएंगल ले रहा हूं ये, और एक ये। एक ट्राइएंगल मैंने कौन सा लिया? इस पॉइंट का नाम मान लिया मैंने एम। ट्राइएंगल लिया एम ओ एफ ओ टू, ये ट्राइएंगल लिया, ये वाला। और दूसरा इसके सामने वाला ये ट्राइएंगल लिया, ये वाला। इस ट्राइएंगल का नाम देखो क्या है? एम ओ एफ ओ टू। और ये है ए डैश एफ ओ वन और एफ ओ टू। नेक्स्ट पेज पे लेते हैं इसको। हमारे पास ट्राइएंगल कौन कौन से हैं? हमारे पास एक तो ट्राइएंगल है इधर वाला, यहाँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, और यहाँ इसका ऑप्टिकल सेंटर है, और यहाँ हमारे पास इसका सेकंड फोकस है। ये वाला ट्राइएंगल है। और जस्ट इसके सामने कौन सा है? जस्ट इसके सामने यहाँ इमेज बनी हुई है, यहाँ ए डैश है, और ये इधर वाले का फर्स्ट फोकस है, एफ ओ वन है। इन दोनों ट्राइएंगल की बात करूं तो ये हेड ऑन एंगल है, शीर्ष अभिमुख कोण है, तो ये तो बराबर हो गया। और ये इसमें 90 का है, ये भी इसमें 90 का है। तो बेटा दोनों ट्राइएंगलों के बीच में दो एंगल बराबर हैं, तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। इसका मतलब दोनों ट्राइएंगल क्या है? सिमिलर हैं। दोनों के दोनों समरूप त्रिभुज हैं। ये डिस्टेंस क्या थी? ये डिस्टेंस फर्स्ट वाले की फोकल लेंथ है, एफ ओ है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस है, और इसे हमने डिफाइन किया था, इट इज एल। ये क्या है बेटा? एल। ये क्या है? ए डैश बी डैश। और इधर जाओगे आप तो ये तो इस लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये रे ऐसे आई हुई थी, यानी ये ए बी। मेरा कहने का मतलब है कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये डिस्टेंस जो एम ओ है वो किसके बराबर होगी? ए बी के बराबर होगी। देखो डायग्राम में दिखाता हूं मैं आपको। यानी ये जो एम ओ है ये ए बी के बराबर ही है। वी नो दैट इफ देर आर द टू ट्राइंगल आर सिमिलर, इट मीन्स उनकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है? सेम होता है। कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिखा जा सकता है, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो मैं इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती करूंगा। किस किस की? ये 1 नंबर और ये 2 नंबर। इसकी हाइट देखो जरा क्या है, तो आप कहोगे सर ए डैश बी डैश है, अपॉन इसकी हाइट क्या है? हाइट तो एम ओ है, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ए बी लिख सकता हूँ। ए बी इज इक्वल टू इसका बेस अपॉन इसका बेस। इसका बेस क्या है? एल, और इसका बेस क्या है? एफ ओ। एफ ओ लिख दूंगा।
व्हाट इज दिस? तो इसे हम कहेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। इट मीन्स व्हाट इज दिस? इट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ये अभिदर्शक लेंस की आवर्धन क्षमता होगी। तो हमारा टारगेट यही था कि एमओ ज्ञात करो सर। तो एमओ तो बेटा मैंने आपको सिंपल तरीके से बता दी कि एमओ का मान क्या होगा, एल अपॉन एफ हो जाएगा। तो हमारा टारगेट था एमओ को निकालना। तो एमओ बेटा निकाल दिया मैंने, ट्यूब लेंथ अपॉन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फर्स्ट कौन सी है सर? फर्स्ट ये है बेटा। अब हमारा टारगेट है एम ई निकालना। अभिनेत्र लेंस की आवर्धन क्षमता। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस एम ई निकालेंगे। देखो डायग्राम में आइए। ये लेंस आपको इमेज कहाँ कहाँ देगा? एक तो देगा सर इन्फिनिटी पे, और दूसरी देगा स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी। या तो डी पे देगा या इन्फिनिटी पे देगा। कैसी देगा? वर्चुअल देगा। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा? जब आपको इन्फिनिटी पे चाहिए तो फोकस पे होना चाहिए, और डी पे चाहिए तो फोकस से थोड़ा सा आगे होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है दिस लेंस इज एक्ट एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप। ये लेंस किस तरह काम कर रहा है? एकदम सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह काम कर रहा है। और सरल सूक्ष्मदर्शी के फॉर्मूले हम पढ़ चुके पहले ही, तो वो के वो दोनों फॉर्मूले हम काम में ले लेंगे। देखो एम ई के दो आंसर पॉसिबल हैं। कौन कौन से सर? एम ई, एम ई अगर फाइनल इमेज जाती है इन्फिनिटी पर तो मैं यूज करूंगा डी अपॉन एफ ई। अगर फाइनल इमेज बनती है स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी डी पर, तो आप ही बता दोगे क्या आएगा? 1 + डी अपॉन एफ ई, ये आ जाएगा। इधर थोड़ा स्पष्ट लिखता हूं कि आईपीस बिहेव एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप। जो अभिदर्शक लेंस है वो एकदम सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह काम कर रहा है। तो उसका जो मैग्नीफाइंग पावर होगा एम ई, उसके दो फॉर्मूले पॉसिबल हैं सर। कौन कौन से? एक तो डी अपॉन एफ वाला, और एक 1 + डी अपॉन एफ वाला। अब चूंकि यहाँ दो लेंस हैं तो इसलिए ई स्पेशल स्पेशल है, तो इसका भी सुबस्क्रिप्ट क्या लगा दूं? ये फोकल लेंथ किसकी लेंगे? आई पीस की लेंगे। ये कब होता है? जब फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी, और ये तब होता है जब फाइनल इमेज एट डी। हमारा जो डायग्राम हमने ले रखा है इसमें फाइनल इमेज कहाँ जा रही है? तो आप कहोगे सर फाइनल इमेज तो इन्फिनिटी पे, वी ई इज इक्वल टू इन्फिनिटी। और ये इसके लिए क्या है? यू ई है। ये इसके लिए यू ई। तो हमने जो केस ले रखा है इस केस में m इज इक्वल टू क्या आएगा? एमओ का मान क्या है? एमओ का मान एल अपॉन एफ ओ, और इनटू एम ई का मान कौन सा लिखूं? हमने जो केस ले रखा है वो ये है। अगर ये केस हो तो इससे गुणा कर देंगे। तो इस केस में हमारा क्या होगा? डी अपॉन एफ। तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला ये आया। ये क्या क्या चीज़ है? ये ट्यूब लेंथ है, ये दोनों लेंसों की फोकल लेंथ है, और ये तो डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट हो गई, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी होगी 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पेज पे थोड़ी और चीज़ हम ऐड करते हैं इसमें। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी, या मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन फाइनल इमेज एट डी। बेटा ये इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो आप कहोगे सर एल अपॉन एफ हो। ये फर्स्ट लेंस का मैग्नीफाइंग पावर हो गया, और सेकंड का डी अपॉन एफ। निचले में क्या फर्क होगा? इसमें +1 आ जाएगा। फर्स्ट वाले की एल अपॉन एफ हो, और इसकी हो जाएगी 1 + डी अपॉन एफ। अब बोर्ड लेवल पे कई बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, वो मैं आपको रिपीट कराता हूं। इस फॉर्मूले पे एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछते हैं कि किसी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर को इंक्रीज करना है, आप बढ़ाना चाहते हो, तो उसके दो तरीके बताइए। दो रास्ते कौन कौन से?
तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज डिपेंड ऑन फोकल लेंथ एंड ट्यूब लेंथ। इसकी जो आवर्धन क्षमता है वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, एक तो फोकस दूरियों पे डिपेंड करती है दोनों लेंसों के, और एक ट्यूब लेंथ पे डिपेंड करती है। इसके कैसे इनवर्स है सर, और इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी एफ के तो व्युत्क्रमानुपाती है और एल के क्या है, समानुपाती। तो देखिए, मुझे एम को इंक्रीज करना है, वी वांट मोर मैग्नीफाइंग पावर या लार्ज मैग्निफिकेशन चाह रहे हैं, तो फोकल लेंथ का मान क्या होना चाहिए, तो आप कहोगे सर फोकल लेंथ कम होनी चाहिए। लेकिन फोकल लेंथ की एक लिमिट होती है कि 1 सेंटीमीटर से छोटी फोकस दूरी का लेंस बनाना थोड़ा हार्ड भी पड़ता है, और उसमें कई प्रकार के डिसऑर्डर्स भी आ जाते हैं। उसमें क्रोमेटिक अवर्सन आ जाता है, उसमें स्फेरिकल अवर्सन आ जाता है, उसमें वर्ण विपतन का और गोलीय विपतन दोनों के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। हाँ, इनको कम करोगे मैग्नीफाइंग पावर बढ़ेगा, लेकिन इनकी एक लिमिट है कि एक लिमिट तक आप कम कर सकते हो, उससे ज़्यादा इनको कम नहीं कर सकते। तो दूसरा तरीका क्या बढ़ा, एल को इंक्रीज करके। ट्यूब लेंथ को इंक्रीज कीजिए। ट्यूब लेंस को इंक्रीज करने के लिए भी आपको लेंस क्या लेने पड़ेंगे, बड़े लेने पड़े। बड़े लेंसों के साथ फिर दिक्कत हो जाएगी, यानी इनके साथ तो कंडीशन क्या है कि 1 सेंटीमीटर से कम फोकस दूरी के लेंस बढ़ाना दुविधाजनक है, और ट्यूब लेंथ बढ़ाओगे तो साइज बढ़ाओगे लेंसों का, और लेंसों का बेटा साइज बढ़ेगा तो वो दोनों के दोनों दोष उत्पन्न हो जाएंगे, गोलीय विपतन भी आ जाएगा और वर्ण विपतन भी आ जाएगा, यानी क्रोमेटिक अवर्सन भी आ जाएगा और स्पेरिकल अवर्सन भी आ जाएगा। लेकिन जब क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाता है एम बढ़ाने के दो तरीके बताइए, तो दोनों की फोकल लेंथ को कम करके और ट्यूब लेंथ को बढ़ा करके, ये आंसर हो जाएंगे इसके। आई होप आप इसको अच्छे से समझे होंगे, और फॉर्मूले तक आइए, डेरिवेशन सीखिए, इसका रे डायग्राम सीखिए, और न्यूमेरिकलों को अप्रोच करने के लिए नेक्स्ट आपके लेक्चर में बताऊंगा। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।